अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। ये सबसे आगे है और मैं आयशा यूसुफ। आई एम इमरान हसन। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन कल बहुत अच्छा गुजरा और रात उससे भी हसीन, चूंकि कल शब बारात थी। आपने शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वैसे तो हर दिन हर रात ये मौका आना चाहिए कि हम अपने उन कारनामों पर, उन बातों पर माफ़ी मांगें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हमें लगता है कि शायद हमने उसके अहकामात के मुताबिक नहीं गुजारे। लेकिन ख़ास तौर पर शब बारात की अपनी फजीलत है। कल पूरे मुल्क में, दुनिया भर में इनफैक्ट शब बारात जहाँ जहाँ भी इसके मनाने वाले मौजूद हैं मनाई गई। और इस मौके पर खुसूसी जुम्मा भी है, जुम्मा भी है। तो ये जो सारी फेस्टिविटीज़ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए और आपकी जो तौबा की आपको जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। कसरत से तौबा कीजिए, कसरत से अल्लाह ताला से रहमत की पनाह कीजिए और उससे कहिए कि हम जो है ना उसकी रहमत के तलबगार हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। तो अच्छी गुजरी है। आई होप आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। आज जुम्मतुल मुबारक है। और मुझे साथ ये भी उम्मीद है कि बच्चों ने पटाखे नहीं फोड़े रात को, लोगों की नींद नहीं कुछ हल्की फुल्की। हम तो अरसा ही हो गया, अब तो हल्की फुल्की बच्चे भी पटाखे फोड़ते हुए हल्का फुल्का म्यूजिक चल रहा था। हल्की फुल्की म्यूजिक से मुराद पटाखों की आवाजें आ रही थी हल्की फुल्की। शब बारात को लोग मौसूम कर लेते हैं, लेकिन जाहिर बात है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे अमाल से ताल्लुक है। पूरे अगले साल के हवाले से मुख्तलिफ बातें मौजूद हैं कि हमारे अमाल का तयन किया जाता है। बहरहाल हर दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ये मौका देती है कि हम अपना एहतसाब करें और अपने आप को बेहतर करें। आजकल के बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों से, मैं कोई प्रमोट नहीं करना चाह रही, वो पटाखों को और इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। पहले हमें बच्चे बाहर भी खेलते हुए नजर आते थे, स्पेशली इस तरह के दिनों के अंदर। पिंडी जाना पड़ेगा आपको। आप इस्लामाबाद के बच्चों की बात कर रही हैं, तो पिंडी आप जाएं तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि अभी हाँ, मतलब गुड्डियों से लेकर पटाखों तक सब चल रहा है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान, आपको मालूम है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इस वक्त ट्राई लेटरल सीरीज चल रही है। पाकिस्तान का फाइनल आज होने को है और पाकिस्तान की टीम पुरअज़्म है कि हम न्यूजीलैंड को हराएंगे और ट्राई नेशन कप घर लाएंगे। हम भी पुरअज़्म हैं, हम भी पुरुम्मीद हैं और बड़ी दुआएं भी कर रहे हैं। आज जुम्मा है, जिस वक्त नमाज पढ़े उस वक्त दुआ भी करें कि पाकिस्तान जो है वो लाजमी है जीत जाए। बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की मोराल के लिए। अच्छा, फिर भी ना दवा के साथ साथ दुआ भी कर लेंगे तो क्या हर्ज है? हो सकता है अल्लाह ताला सुन ले। 25 करोड़ आवाम है, बाहर भी बैठ के देख रहे हैं, तो बड़ा जरूरी है। दुआ भी थोड़ी सी कर लीजिएगा, हम भी दुआ कर रहे हैं। पायल जी, 2 बजे ये शुरू होगा मैच और अगेन बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपनी जो टीम है उसको हम बेस्ट विशेस कहते हैं। इसके ऊपर हमने पूरा सेगमेंट करना है और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है या होनी चाहिए और पाकिस्तान की कमजोरियां कौन सी हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उन्होंने एक काम किया है। एक स्टैट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 117 बार दोनों टीम्स आमने सामने, 61 बार पाकिस्तान कंपैरेटिवली इसमें कामयाब रहा है। तो पाकिस्तान की जो विनिंग रेशियो है वो बेहतर है। अहम मैच है। पाकिस्तान अगर इस प्रेशर मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है, तो आगे डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा। डेफिनेटली करेगा। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने टेबल टेनिस खेली है, आपस में मुकाबला किया है। शाहीन आफरीदी की बात कर लें, हारिस रऊफ, तैयब ताहिर और मोहम्मद हसनैन जो है वो टेबल टेनिस खेलते रहे और हमने विजुअल्स जो हैं वो अपने नाज़रीन के लिए पेश भी कर दिए। मैंने टेबल टेनिस नहीं खेली, टेनिस खेली है। टेबल टेनिस मैंने कभी नहीं खेली। टेनिस खेली आपने? हाँ, हाँ, तो खेल में खेली है, कोई प्रोफेशनली नहीं खेली। अच्छा, वैसे आई लव टेबल टेनिस, मेरी बड़ी फेवरेट है। दिखाएं तो टेबल टेनिस के विजुअल्स हैं हमारे पास। टेबल टेनिस के विजुअल्स हैं। अच्छा, ये तो हम ट्रॉफी दिखा रहे हैं। हां, ये आगे विजुअल्स। अच्छा जी, ये कौन-कौन खेल रहा है वैसे? ये शाहीन शाह अफरीदी हैं, हसनैन है यहाँ पर, इसके साथ हारिस रऊफ भी हमें नजर आ रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ फ्रेंडली मैच। अच्छा है, ठीक है। कौमी क्रिकेटर्स ने वैसे कराची में मुख्तलिफ बच्चों से भी मुलाकात की। बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रुप फोटोज भी बनवाई, सेल्फियाँ खींची और खिलाड़ियों से उनकी टी शर्ट्स और बैट्स पर ऑटोग्राफ भी लिए। बच्चों ने खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे कैरम भी खेला, घुल मिल गए। अच्छा, ये और ये मनाजिर है जनाब। अब ये ट्रॉफी जानी है 2 में से किसी एक के पास। या तो जाएगी कदाफी स्टेडियम जो कि हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, या आएगी ऑकलैंड। जाएगी ऑकलैंड है ना, न्यूजीलैंड का। हाँ, आई थिंक न्यूजीलैंड तो जाएगी। ऑकलैंड जाए या ना, इतने मुश्किल सवाल ना कि अगर सुबह न्यूजीलैंड तो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे हमारे यहाँ ही आए, मतलब क्यों जाए। तो अच्छे मनाजिर हैं। हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। अगर 350 नहीं बनवाएंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे, ऊपर वाले हमारे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, तो इंशाल्लाह हम ये मैच जीत जाएंगे। बहुत चांसेस मौजूद हैं। ऊपर से जुम्मे की बरकत भी आगे बढ़ी है, जुम्मे की बरकत भी है, दुआ भी करनी है। बहरहाल जी, तुर्की के सदर जो है वो रजब हमारे पास मौजूद थे, पाकिस्तान आए हुए थे। उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ना इस कार को खुद ड्राइव करते हुए भी नजर आए। जी बिल्कुल, खुद कल वैसे ही आसिफा भुट्टो ने भी एक गाड़ी चलाई है, वो आपको पता है,
में 2 सुदूर शामिल थे, वो सदर जरदारी वाली गाड़ी थी जो आसफा भुट्टो ने चलाई है। अच्छा नहीं, वो भी ये दिस वाज द गिफ्टेड कार, आई मीन द सेम कार, दोनों दो गिफ्ट किए ना, वो फर्स्ट लेडी है ना। अच्छा, 2 गाड़ियां आई हैं, दो गाड़ियां आई हैं। बहरहाल जी, ये तुर्क सदर जो है ना वो वजीर आजम की बराबर वाली नशिस्त पर बैठे हुए थे, 2 गाड़ियां फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। और अगेन ये देखिए आ गई है ना खबर, तुर्क सदर ने सदर मुमलिकत को भी गाड़ी का तोहफा दिया और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने गाड़ी ड्राइव की। रजब तैयब उर्दवान आसफा भुट्टो के साथ फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे और इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी पीछे वाले नशिस्त पर मौजूद थे। और आसफा ने कहा कि आसफा भुट्टो ने कहा कि 2 सुदूर एक गाड़ी में और मैंने ड्राइव किया तो ये मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। कितना जबरदस्त और पावरफुल स्टीयरिंग है आसफा के पास, अगर 2 सुदूर को वो ड्राइव करते हुए लेकर जा रही है। शी गॉट द भुट्टो स्टीयरिंग, सो इट्स अ पावरफुल स्टीयरिंग इन पाकिस्तान इंडीड, उनके नाम के साथ लगता है तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है कि कल बड़ी अहम मुलाकातें और दवान करते रहे। मरियम नवाज साहिबा उनसे मिली, चीफ साहब हैं नवाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपने वालिद का एक पैगाम भी उन तक पहुंचाया, बेस्ट विशेस का, और साथ कहा कि वो ज़रूर आपसे मिलने आते बट ही इज़ अनवेल। और कल ये सोशल मीडिया पर फुटेज बहुत घूमती भी रही मरियम नवाज की और रजब तैयब उर्दवान की। तो बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं, जब भी आते हैं बहुत खुले दिल से हमें मिलते हैं। जब गए भी तो बड़े अच्छे कलिमात का इजहार करके गए, कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की और उन्होंने कहा कि जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं उनके मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए। और सदर मुमलिकत के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम जो कारोबारी ताल्लुकातें बढ़ाएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो टर्किश इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल जी, आपने कश्मीर की करारदादों का जिक्र किया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आई होप ये मसला हल हो ही जाए। तो उससे रिलेटेड ये खबर है, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो आजकल अमेरिका में मौजूद हैं, ऐसे में उनके खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, उन पर तनकीद भी की जा रही है। अब आप ये पूछेंगे कि तनकीद क्यों की जा रही है, आप बताएंगे या मैं बताऊं? मैं मोदी को जानता हूं इसलिए मुझे पता है क्यों होगी, बताएं आप। रात को चाय तो नहीं पी आपने उनके साथ बैठ के? बहरहाल जी, मोदी के ऊपर तनकीद इसलिए हो रही है, एक तो एहतजाज हो रहा है, वो तो आप सब जानते हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से कि किस तरह से वो अक़लियतों के साथ सलूक करते हैं। तनकीद इसलिए हो रही है कि वो ट्रंप से मिले, सदर ट्रंप से मिले तो साथ वो पर्चियां बूटियां लेकर आए हुए थे और बूटियां खोल के। अच्छा, वैसे जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे तनकीद करते थे कि जी पर्ची पढ़ते हैं, एक तो ये कि समहाउ कुछ डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं, इसमें कोई ऐसे एतराज की बात है। मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी तो यही कर रहे थे, 1.5 अरब को रिप्रेजेंट करते हैं। वक्त हुआ चाहता है वंस अगेन एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक वंस अगेन। कराची की बात कर लेते हैं, जहां पर ये मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हैवी ट्रैफिक के हादसा जो हैं उनके जो अभी तक स्टैट सामने आए हैं वो हैरान कुन हो चुके हैं। इमरान सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि ये जो हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में, खासतौर पर डंपर्स की बात कर ले, ऑयल टैंकर्स की बात कर ले, ये हैवी ट्रैफिक पैदल चलने वाले जो होते हैं, उसके साथ साथ जो स्पेशली बाइक पर सवार लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी जान के पीछे पड़ चुकी है। कई अमवात अभी तक हो चुकी हैं। गुज़श्ता 1 साल की बात कर ले 8,000 से ज़ायद शहरी जो है ना वो इन हादसात में ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि 773 अफराद जान से चले गए हैं। सिंध हुकूमत से बार बार ये सवाल किया जा रहा है कि भाई इनका क्या किया जा रहा है, इनको क्यों दिन के औकात में सड़क पर आने की, रोड पर आने की इजाज़त दी जाती है। तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। उन्होंने दिन में पाबंदी लगाई है, जो डंपर्स हैं वो और या टैंकर्स हैं उनका वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया है, लेकिन क्या इसकी पाबंदी हो रही है? फिर गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट भी सिंध गवर्नमेंट ने लाजमी करार दिए हैं। इन सब पर अमल कितना होगा, एक तो हमने इस पर बात करनी है। वील ट्राई टू कनेक्ट विद द सीनियर मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि लास्ट टाइम जब हमारे पास पुलिस ऑफिसर आए थे, ट्रैफिक ऑफिसर कराची के, तो उन्होंने एक चीज़ ये हमें बताई थी कि स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है उसमें भी डेफिनेटली कमी है। और विद दैट आपको बताऊं, ये सिर्फ डंपर्स वालों की गलती नहीं है, गलती है उनकी, लेकिन हमारे जो शहरी है ना, जब हेलमेट नहीं पहनेंगे, जब रॉन्ग टर्न्स लेंगे, गलत यू टर्न्स लेंगे, और सिविलियंस भी, पैदल चलने वाले भी, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल फिर बढ़ेंगे। तो हम सब की कलेक्टिव एफर्ट है कि हम अपनी जान का ख्याल रखें। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला। और कल मैं ये खबर पढ़ रही थी कि 1 हफ्ते की पाबंदी लगाई थी, उसके बाद वज़ीर दाखिला सिंध जो है लंजार साहब, उनकी जानिब से ये पाबंदी को हटा भी दिया गया था। ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली उन्होंने इजाज़त भी दे दी थी कि दोबारा से आ सकता है। आपको पता है वाटर टैंकर जो ऑलरेडी माफिया बन चुका है वहाँ पर, उसके आपको ट्रक नज़र आएंगे हर जगह पर। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रक्स जो हैं, डंपर जो हैं, वो आपको नज़र आएंगे। तो ऑल द टाइम ये ट्रक जो है ना आपको नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है। फिर लोग जल्दी निकलने के लिए, घर पहुँचने के लिए, ऑफिस पहुँचने के लिए जब तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो उसकी वजह से लोगों के बड़े मसाइल हैं। ये बाइकर्स के, और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट कराची में थोड़े ज्यादा है। 5-5 लोगों को बिठाया होता है। वो कहते हैं कि अगर एक बाल जितना रास्ता भी हो ना इतना बारीक, तो बाइकर उसमें से निकल जाता है। दिस इज, ये हम कराची में प्रैक्टिकली देखते हैं, आप भी देखते होंगे। सो इसमें नुकसान क्या होता है? हम मानते हैं कि हुकूमत ने कोई इतनी अच्छी सड़कें नहीं बनाई हुई कि वो आप इतना फैसिलिटेट अपने आप को करें, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर एक शहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इस वक्त चर्जी लेना मेमन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर लिया
सिंध के सीनियर वजीर हैं मेमन साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं। थैंक यू सो मच शर्जील नाम मेमन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल वो ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो ट्रैफिक हादसा है इनको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं? कल भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के ज़ेर सदार एक अहम इजलास हुआ, उसमें बहुत अहम फैसले हुए थे और उन फैसलों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम को आगाह भी कर दिया है। और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जी एक तो जो गवर्नमेंट के महकमे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट उसको उसकी जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। साथ साथ में जो बाकी जो इशूज है जो कि पब्लिक से रिलेटेड है, जहाँ पे अगर कहीं पे कोई कोताही पब्लिक से होती है या जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं या मुख्तलिफ महकमों से मुंसलिक जो लोग हैं मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में, उन सबको जो है वो लूप पे जो है इस तरह की जो कानून साजियां ऑलरेडी हुई हैं उस पर लोगों को लाजिम किया जाए और ये सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए। उस पर जो है अमल जो है वो बाकायदा शुरू हो गया है और आपको मतलब गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं एफर्ट्स को नजर आते हुए आपको बाकायदा वो प्रोमिनेंट नजर आएंगे। इतनी देर से क्यों ये इकदाम उठाए जा रहे हैं मेमन साहब? सवाल ये ना कि अभी तक 700 से ज्यादा जानें चली गई हैं, कई हजार अफराद जख्मी हो चुके हैं, तो आपको नहीं लगता कि बड़ी देर भी हो गई है इन इकदाम को उठाने में? देखिए जी, मैं कर लूँ कि फैसले जो है ना ऑलरेडी मतलब कोई नया फैसला हम नहीं करने जा रहे हैं। हमने सिर्फ उनको भी फैसला इम्प्लीमेंट किया, अब उसको थोड़ा मजीद हम उसको सख्ती से अमल कर रहे हैं। तो ये नहीं कि कोई नया डिसीजन, ये सारी चीजें ऑलरेडी लॉ में मौजूद है। आपको भी पता है कि सबके मोटर व्हीकल जो है इंस्पेक्शन वो सब गाड़ियों ने करवानी है, अब वो गाड़ियां लोग नहीं कराते। इसी तरीके से हेलमेट पहन के सबने मोटरसाइकिल चलानी है, लोग हेलमेट पहन के नहीं चलाते। इसी तरीके से जो है वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी नहीं चलानी है, लोग चलाते हैं। अंडर एज ड्राइविंग नहीं करनी है, लोग फिर करते हैं। तो मतलब ये चीजें मौजूद है। अब थोड़ा इसमें हम सख्ती, हम लोग हमेशा गवर्नमेंट कोई भी चीज सख्ती करते हैं उसमें यूएन कराई होती है, तो अब हम हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जी लोगों को परेशान किए बगैर मसाइल हल हो। लेकिन अब जो हमें सख्त स्टेप लेने पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आपको भी मालूम है कि जब भी कानून गवर्नमेंट इन्फोर्स करती है तो लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। इन्फोर्समेंट लोगों को पसंद नहीं है। हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट का ही है, पासदारी का है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट का मामला है इसमें भी मुझे लगता है अब सबसे बड़ा अमर माने यही होगा कि इसकी पासदारी कैसे मुमकिन होगी। तो क्या हिकमत अमली है इसको लेकर? फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करना है ट्रांसपोर्ट महकमे ने, वो मैं इसको देख रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है कि अगर लेट्स सपोज आपकी या मेरी गाड़ी है, हमने गाड़ी चला भी रहे और हमने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं इशू करवाया हुआ, तो इग्नोर हो गया। अब हम उसको इस तरह मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अगर वो एक्साइज महकमे में अपने साल का टैक्स जमा कराने जाएगा या वो गाड़ी कभी बेचने जाएगा तो वो पहले तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट अपना देना होगा। ठीक है। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट अगर उसका होगा तो ही वो चीज कर सकेगा। तो उसको हम अब इस तरह उसको मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वो लाजिम और मजबूरी हो जाए उनकी कि जी वो गाड़ी बेच ही नहीं सकेंगे अगर उनकी गाड़ी फिट नहीं हो। अच्छा शर्जील साहब, एक तो हैवी ट्रैफिक का मसला तो है ही, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला है। सड़कें जो हैं उनकी सूरत हाल हमारे सामने है, उसकी वजह से भी कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कई हादसा हो जाते हैं, जगह जगह से सड़कें टूटी फूटी हैं। इसकी मरम्मत के लिए और इसकी पायदारी के लिए स्पेशली कि जिस वक्त बनाया जा रहा है इस तरह की सड़क बने कि एटलीस्ट कोई 2-3 दहाइयाँ तो चले, ये मसला हल क्यों नहीं होता? देखिए जी, केएमसी की जिम्मेदारी है और केएमसी जो है वो कोशिश कर रही है कि जी वो जो भी सड़कें हैं उनकी रिपेयर हो और जहाँ जहाँ पे डीएमसीज के रास्ते हैं, रोड रास्ते हैं, वहाँ पे डीएमसीज कोशिश कर रही हैं कि वो अपने रोड बनाएं और फिर गवर्नमेंट जो है वो भी उन सबको फंड्स प्रोवाइड कर रही है। और हमारी टॉप प्रायोरिटी कि हम हर सूरत में जो है जो कराची की सड़कें उस पर काम कर, अभी मेगा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। आपको पता होगा कि शाहराह भुट्टो जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है, सेकंड फेज मार्च में हो जाएगा, थर्ड फेज जो कंप्लीट फेज है उसका वो दिसंबर में हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक रिलीफ लोगों को मिलेगा। तो इसी तरीके से जो बाकी भी कराची में अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, इन पे काम मेरे ख्याल में अब तो शर्जील नाम मेमन साहब बड़ी क्लासिक एग्जांपल्स हमारे पास, खासतौर पे इस्लामाबाद में 42 दिन में एक अंडरपास बन गया, 72 दिन में पूरा इंटरचेंज बन गया, मोहसिन नकवी साहब ने बनवा दिया। तो मिसालें हैं कि हम तेज़ काम कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वो बसों वाले मैटर पे आ जाते हैं। सुना है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं, ये आपका एक पायलट प्रोजेक्ट भी था, आई थिंक यू हैव डन इट बीइंग मिनिस्टर। तो मजीद बसें कब तक आ रही हैं, क्या डेडलाइन है फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर? देखिए जी, कराची में बसेस जो हैं वो ऑलरेडी भी चल रही हैं, अब नई मजीद बसेस जो हैं वो भी शुरू की जा रही हैं और मजीद अभी भी बसेस लेके आ रहे हैं। हम पहला सूबा है
जिसने ईवी बसेस शुरू की, हम पहला सूबा है जिसने पिंक बसेस शुरू की। अब जो है मजीद ईवी बसेस भी हम लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग डबल डेकर बसेस भी कराची के लेके आ रहे हैं, तो कराची के ट्रांसपोर्ट पे बहुत एग्रेसिवली काम चल रहा है। मजीद उसकी फ्लीट में इजाफे होते रहेंगे और ओवर द टाइम, मतलब 3-4 महीने के बाद तो नई फ्लीट आएगी, फिर 3-4 महीने के बाद नई फ्लीट आएगी। ये चलती अच्छी बात है, अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन अगेन उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो भी बेहतर हों तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत बड़ा मसला है वैसे ये शहर कायद का, कराची का ट्रांसपोर्ट का। अभी सुनने में आ रहा है कि किराए भी बढ़ गए हैं बसों के, ये क्यों बढ़ाए गए हैं, ये भी बता दीजिएगा, और क्या मजीद भी बढ़ सकते हैं? जाहिर है जब अगर डीजल महंगा होगा और अगर चीजें महंगी होगी तो जाहिर है उन बसों की का जो हम लोग मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है उसमें भी हमें ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती है गवर्नमेंट को। और अभी भी बताऊं कि एवरी डे इस किराए बढ़ाने के बाद भी हर पैसेंजर पे गवर्नमेंट 40 रुपए सब्सिडी दे रही है। एक पैसेंजर अगर घर से निकल रहा है और अपने ऑफिस जा रहा है तो 40 रुपए उसके पे ऑफ पे गवर्नमेंट पे कर रही है, फिर वो वापस अपने ऑफिस से निकल के घर जा रहा है तो भी उसकी 40 रुपए गवर्नमेंट पे कर रही है। तो अभी भी पर पैसेंजर 40 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। शर्जील साहब, ये मजीद बढ़ेंगे क्या किराए? अगर आप लोग सब्सिडी दे रहे हैं, क्या सब्सिडी वापस लेने का इरादा है? बातों से लगता है बढ़ेंगे नहीं, फिलहाल अभी कोई ज़ेरे गौर नहीं मजीद किराया बढ़ाने का। चलें, अच्छा ठीक है। मैंने साहब थैंक यू वेरी मच। शर्जील इनाम मेमन, सीनियर वजीर सिंध गवर्नमेंट मौजूद थे। तो अपनी हुकूमत के हवाले से खुद कह रहे थे कि बहुत सारे मसाइल हल होने चाहिए। सिर्फ शाहराह भुट्टो की एग्जाम्पल उन्होंने दी कि उसका पहला फेज कंप्लीट हुआ है, बाकी जो मुरम्मत है या सड़कें हैं वो ठीक होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बुरे हालात हैं। जब पीपल्स पार्टी के सीनियर वुज़रा इस तरह की बात करते हैं, तीसरा उनका दौर है सिंध में हुकूमत का, स्पेशली कराची के लिहाज से, और कराची के मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। एंड देन अगेन आवाम जो है वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकती है। आप लोग वोटर हैं, आपने चुनना है जिसको भी चुनना है। चलिए जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ दीगर मामलात पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची में नए और पुराने बंगले और फ्लैट्स हैं, उनकी वैल्यूएशन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है और ये जो फ़र्क है इनके अंदर वो दोबारा लागू हो गया। अब FBR ने कराची से मुतालिक 29 अक्टूबर 2024 का एक नोटिफिकेशन है, उसमें तरामीम के बाद जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। FBR की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में जो 10 साल पुराने घर हैं उनकी जो वैल्यू है वो 5% 5% कम तस्वुर होगी। जो 25 साल पुराने घर की वैल्यू है वो प्लॉट के बराबर होगी। इसी तरह जो फ्लैट्स हैं उनकी वैल्यूएशन में भी फ़र्क हुआ है और वो फ़र्क दोबारा ऐसे लागू हुआ है। इससे फ़रोख्त करने वालों और जो ख़रीदने वाले हैं उनका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, प्रॉपर्टी सेक्टर पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर हमने बात। मैं आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बनाई हुई है, स्पेशली कराची के अंदर बड़े-बड़े बंगले जो आपने बनाए हुए हैं, उसकी वैल्यू कम होने वाली है। मेरा कराची में सिर्फ एक समंदर है जिसमें मैं कभी भी जा सकता हूँ, इसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये छुपा रहे हैं। इनकी बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, तो FBR वाले जितने देख रहे हैं ना, वो सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, उसकी वैल्यूएशन। क्या इस्लामाबाद में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? कोई बयान याद आया आपको? अच्छा, बहरहाल जी बिल्कुल मुझे याद आ गया। जितने भी कराची में रहने वाले हैं ना, जिनके पास प्रॉपर्टीज मौजूद है, जिनकी उम्र जो है वो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तक हो चुकी है, उनके ऊपर अब क्या असर पड़ेगा, वो इसको किस तरह से परसीव करते हैं, इस नई नोटिफिकेशन को, नए कानून को, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स बख्शी साहब। उनसे जानते हैं कि सबसे पहले तो कि इसके असरात जो है ना वो क्या हो सकते हैं, ये नई नोटिफिकेशन के FBR की जानिब से जो है। हसन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपका क्या टेक है, क्या असरात होंगे इस नए नोटिफिकेशन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो परसों एक नोटिफिकेशन निकाला है FBR ने कराची की प्रॉपर्टीज के सिलसिले में, इसके असरात मुस्बत इसलिए होंगे कि ये पहले भी पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन था FBR का, जो 2 साल पहले नोटिफाई हुआ था। पर सन 2024 में जो इससे पहले जो नोटिफाई हुआ था उसमें ये आना रह गया था। इस पे क्या इन्होंने सहूलत दी है, और जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है वो ये है कि अगर एक मकान, आप नया मकान खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, और वो मकान अगर 20 साल पुराना बना हुआ हो या 30 साल पुराना बना हो तो उसकी कीमत अलग होती है। यानी वो 30 साल पुराना मकान तकरीबन प्लॉट की ही कीमत पे मिल जाता है, जिसको अमूमन खरीदार लेता है, डिमोलिश करता है और दोबारा बनाता है। इसी तरह फ्लैटों में भी यही कैफियत है कि नया फ्लैट आप बुक करेंगे तो उसकी कीमत अलग है, और अगर आप 15-20 साल पुराना फ्लैट लेंगे उसी साइज का उसी लोकेशन पे तो उसकी कीमत फर्क है। जिस तरह बिल्कुल गाड़ियों में होती है, गाड़ियों में होता है कि ब्रांड न्यू गाड़ी लेंगे तो उसका प्राइस फर्क है, और 5-10 साल पुराना चली हुई गाड़ी लेंगे वही मॉडल की, वही मॉडल से मकसद वही मेक की, तो उसकी प्राइस फर्क होती है। यस, इससे लोगों को सहूलत मिलेगी।
ये 2024 के नोटिफिकेशन में एफबीआर से गलती हो गई थी, जिसे आबाद ने भी पॉइंट आउट किया और दीगर लोगों ने भी पॉइंट आउट किया, और ये आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल्ड कि उन्होंने अपनी गलती को माना और तो उसको करेक्ट किया। बख्शी साहब, एक्चुअली प्रॉपर्टी में एक वो भी हमारे यहाँ इबाहम होता है ना, आप तो टेक्निकली हमें बता पाएंगे, डॉक्यूमेंटेशनल वैल्यू अलग होती है और जो मार्केट वैल्यू होती है वो अलग शो हो रही होती है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों में से किस पे होगी? हम अगर इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, डॉक्यूमेंटेशनल वैल्यू पे या फिर मार्केट वैल्यू पे? देखिए, ये एफबीआर वैल्यू है जिसपे 90% लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा। और कानून के मुताबिक आप, ये मिनिमम वैल्यू है रजिस्ट्रेशन कराने की। आप इससे ज्यादा में तो करवा सकते हैं, इससे कम नहीं करवा सकते। ठीक है। सो जिस पे ड्यूटीज, टैक्सेस, स्टैम्प ड्यूटी और ये दिए जाएगा, ये वो वैल्यू है। हसन साहब, जो लोग प्रॉपर्टी इस वक्त लेना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम मौजूदा मईशत की सूरत हाल को देखें, लोगों की परचेजिंग पावर ऑलरेडी बड़ी कम हो गई है, क्या इससे परचेजिंग पावर जो है उस पर फर्क पड़ेगा, या प्रॉपर्टी लेने वाले जो है उनकी तादाद आपको लगता है कम होगी, या आपको लगता है कि बेहतर हो जाएगी? नहीं, देखिए, इससे प्रॉपर्टी लेना, खास तौर पे जो पुरानी प्रॉपर्टीज लेते हैं, 10 साल 20 साल पुराना मकान या फ्लैट लेते हैं, उन पे गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटीज, गवर्नमेंट के टैक्सेस, एफबीआर के टैक्सेस वो कम लागू होंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू में उन्होंने एक डिप्रिसिएशन अलाउंस अलाउ कर दिया है। यूं समझें कि अगर मैं आज 100 रुपए का घर रजिस्ट्री करता हूं और 20 साल बाद वही घर रजिस्ट्री करूंगा, तो उसमें मकान की वैल्यू नहीं होगी, फिर प्लॉट की वैल्यू होगी। तो ये लोगों को सहूलत मिलेगी। जो आपने कहा परचेजिंग पावर मेरे ख्याल में इससे कुछ इन्हांस होगा। हाउएवर, ये सहूलत पिछले 2022 के सर्कुलर में कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी थी, जिस तरह कमर्शियल ऑफिसेज हैं, कमर्शियल दुकानें हैं। अब आप अगर कराची से वाकिफ हैं, या कराची की एक मिसाल दे देता हूँ कि 40 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उसकी प्राइस और आज नई बिल्डिंग जो बन रही है उसकी प्राइस में बहुत फर्क है, क्योंकि नई बिल्डिंग बनाने की ही आज कॉस्ट 10,000 रुपए स्क्वायर फुट है, और ये 40 साल पहले जो स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है, ये आज उसकी ऑफिस की कीमत भी 10,000 रुपए स्क्वायर फुट नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि एफबीआर ने कमर्शियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी को भी ये सहूलत देनी चाहिए थी। ठीक है, पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों ने नहीं दी, बट वी विल परस्यू विद देम ताकि वो चीजें। अच्छा, जिस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीदी है, खासतौर पे पुरानी प्रॉपर्टी, उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली इससे फायदा हो सकता है अगर मकान की वैल्यू माइनस हो रही है, सिर्फ प्लॉट की वैल्यू है। लेकिन दूसरी जानिब जो पुराने प्रॉपर्टी होल्डर्स है, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, व्हाट वी हैव हर्ड इज लोकेशन। लोकेशन के सारे पैसे होते हैं, तो जो पहले प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू सेल इट आउट, और इस कानून के तनाजुर में उनको नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये मफाद नहीं पहुंचेगा, ये फायदा पहुंचेगा। और प्रॉपर्टी आप खुद समझ लें कि एक कोई भी लोकेशन, एक्स लोकेशन हम ले लें, उस पे एक नई चीज बनी हुई और उस पे एक 25 साल पुरानी चीज बनी हुई, तो फिर वो जो लोकेशन का प्राइस है ना, वो प्लॉट का प्राइस है जी। प्लॉट का प्राइस है, प्लॉट का प्राइस अपनी जगह रहेगा, बट बिल्टअप की जो कॉस्ट वो है, प्राइस, वो फर्क हो जाएगा। सो कहने का मकसद है, ये जो एफबीआर ने किया है, इससे लोगों को फायदा होगा, और लोग मेरे ख्याल में इससे कोई प्रॉपर्टी मार्केट डिस्टर्ब नहीं होगी, बल्कि फैसिलिटेट होगी। राइट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह का इकदाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए भी एफबीआर ने करना चाहिए। ठीक है बख्शी साहब, थैंक यू वेरी मच। इससे ये है कि जो कम से कम न्यू प्रॉपर्टीज हैं, शायद उनका जो उनको थोड़ी सी तकवीयत और मिलेगी, जो नई प्रॉपर्टीज बिल्ड करने वाले लोग हैं। मेरे ख्याल से किया भी है, इसीलिए गया है कि जो नई प्रॉपर्टी है, उन्होंने बताया ना कि पर स्क्वायर फीट 10,000 अगर कॉस्ट आ रही है, तो डेफिनेटली अगर 10 साल पहले देखें तो इतनी कॉस्ट नहीं आया करती थी, और प्लॉट की वैल्यू जो है ना वो उतनी ही रहेगी। तो तमाम वो लोग जो पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बड़े बड़े बंगले खरीदना चाहते हैं, थोड़ी सी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी। बड़े बड़े बंगला कब बेचना है? बड़े बड़े बंगले, ये छोटे छोटे फ्लैट्स भी खरीदना चाहते हैं, उस पे भी ये लागू होगा। सभी आपने फ्लैट बेचना है या बंगला बेचना है? मैंने दोनों हो तो दोनों बेच दूंगा। फिलहाल सब बेच देंगे।
वेलकम बैक टू सबसे आगे। कुछ आपके जिस्म, आपकी सेहत की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि हमारी जो बॉडी है इसका बुनियादी ढांचा हड्डियों पर मबनी है और जोड़ों पर मबनी है, जो हमें हरकत करने में, मजबूती में ताकत ओबियसली फराहम करता है। लेकिन बदकिस्मती से आज का जो दौर है, द टाइप ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, मुसलसल बैठे रहने से, नाकिस खुराक खाने से और सुस्त स्लो लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसे मसाइल जन्म ले रहे हैं जिसमें हम जैसे लोग जो यंगर एज के हैं या हमसे थोड़े आगे, पहले वाले भी इनफैक्ट बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। This is a very good way to call yourself young. I am young, come on. तो जो नौजवान है उनमें भी कमर दर्द है, ठीक है, जो बूढ़े उनमें तो है ही है, होता है, हो जाता है। क्यों है इसका हमने हल तलाश करना है और इस पर हमने एक बात बताऊं, एक और वजह जिसकी वजह से ना आजकल के बच्चे, उनकी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है। आजकल के नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, हमने बड़ी मारें खाई हुई हैं। हमारी जो हड्डियां है ना वो अम्मी अब्बू की मारें खा खा के ना सख्त हो गई है। तो ये छोटी मोटी चीजें बिल्कुल फर्क नहीं करती हैं। लेकिन अब हो क्या सकता है, जिनको जोड़ों के मसले हैं, जिनकी हड्डियों के मसले हैं, आर्थराइटिस एक बहुत बड़ा मसला है। स्पेशली हमें पहले तो मुझे बुजुर्ग अफराद के अंदर ये ज्यादा पाया जाता था, अब तो मैंने ऐसे यंग लोग भी देखे जिनके अंदर आर्थराइटिस जो है ना वो बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अब क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कुछ तब्दीलियां लाकर इन मसाइल से बच सकते हैं? हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ जिनको ऑलरेडी हड्डियों के मसले हैं वो क्या कर सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा वजह क्या होती है हड्डियों के अफेक्ट होने की, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हड्डी की शुरू में आपने बात की थी ना, उसको उर्फे में ढीठ हड्डी कहते हैं। हम उसकी बात नहीं कर ढीठ हड्डियां जिस पे असर नहीं होता। खैर, हमने आम हड्डियों की बात करी और सीरियस बात करनी है। हमारे साथ जनाब ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अनवर कियानी साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद के एक बड़े मशहूर अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आज हम इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच। यू लुक ग्रेट, वी शेयरिंग द सेम कलर। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने भी बचपन में खाई हुई अम्मी अब्बा से? जी बिल्कुल बिल्कुल। मजबूत होती हैं कि नहीं होती है? आप ना अपना ठप्पा लगा दें डॉक्टर वाला। जी बिल्कुल मजबूत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले कॉमन मसाइल, कुछ तो हम एक जेनेरिक बात करें कि ये कॉमन मसाइल होते हैं, लेकिन आपके पास जारी बात है लोग आते हैं, किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं और कॉमन मसाइल क्या हैं जो आपके पास आजकल हड्डियों के हवाले से आते हैं? देखें जी, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं हमारे पास, यंग भी हैं, ओल्ड भी हैं। तो हड्डियों और जोड़ों के मसाइल हर बंदे को हैं। और एक कंसेप्ट जो हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई जोड़ में दर्द हो रहा है तो उसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। बच्चों में भी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी तशखीस करना जल्दी ज़रूरी होता है। इसी तरह ओल्ड एज में हम हमेशा देखते हैं कि जोड़ों का दर्द है तो बंदा बूढ़ा हो गया है या ओल्ड एज है या कमर का दर्द है, सिर्फ यही जहन में आता है। आपको ये भी सोचना चाहिए, कोई बच्चा अगर किसी जोड़ के दर्द की बार बार कंप्लेंट कर रहा है तो इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसकी तशखीस होनी चाहिए, उसको किसी भी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक छोटी सी आपको 2-3 मिसालें दूं कि जैसे बच्चों में जिसको हम कहते हैं जुवेनाइल आर्थराइटिस, अर्ली एज के आर्थराइटिस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो सकता है। एज ग्रुप में ये बचपन से भी हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं जो बचपन से होती हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों में पता कैसे चलेगा कि इनके अंदर आर्थराइटिस? आपको पता है हम बुजुर्ग अफराद के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। बच्चों में हम आर्थराइटिस का नहीं कहते। बच्चों में हम कहते हैं कि बच्चे को देखें, बच्चा कहता है जी मेरी टांग में दर्द होता है, मेरे जोड़ में दर्द होता है। तो आप 1-2 दिन उसको कोई मेडिसिन देते हैं, ब्रूफेन देते हैं, कुछ देते हैं। अगर नहीं आराम आता और बार बार वो होता है, या बच्चे की फर्ज करें, मेरे पास कल पेशेंट है कि बच्ची थी छोटी, उसकी जॉइंट की स्वेलिंग थी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना कि आप उसका कोई एक्सरेज करेंगे, कोई MRI करेंगे। क्योंकि देखें, अगर कोई डिफॉर्मिटी या स्वेलिंग आ गई है, सूजा हुआ है टांग या घुटना, तो देखें अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो में बताऊं तो वो बोन ट्यूमर भी हो सकता है। मतलब अगर एड्रेस ना किया गया अगर तो ये अर्ली तशखीस जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा तो इलाज अच्छा हो जाएगा। उसके जैसे बोन कैंसर या ट्यूमर की बात करूं तो उसके स्पेशलिस्ट के पास अगर जल्दी जाएगा तो जल्दी वो क्योरेबल होगा। और अगर हम वैसे ही बैठे रहें, हम निगलेक्ट कर दें, तो लेटर ऑन उसकी डिजीज़ अगर स्प्रेड हो जाए तो उसके रिजल्ट्स वो नहीं होंगे और वो समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इसी तरह जो और जोड़ों के मसाइल होते हैं मिडिल एज में, ओल्ड एज में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरवेट की वजह से होते हैं और इनएक्टिविटी की वजह से होते हैं। क्योंकि हम लोग खा पी के हम कहते हैं पड़े रहें, सोए रहें, कोई एक्सरसाइज। मैं लाइफस्टाइल के ऊपर ही आने लगी थी कि ऐसा कौन सा हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है जो हमारी हड्डियों को खास तौर पर, क्योंकि फोकस हमारा हड्डी है, जो हमारी हड्डियों को मुतासर कर रहा है? देखिए, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो वेट कम होना चाहिए। वेट सिर्फ लोग अच्छा लगने के लिए भी करते हैं, लेकिन ज्यादा लग रहा है नहीं आप नहीं, ये मुझे कहते रहते हैं कि हर वक्त अपने वेट को कंट्रोल करने की बात। तो वेट कम करना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपकी जो डाइट है उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि देखें आपकी बोन्स को मसल्स एक बड़ा की क्वेश्चन है, वो सप्लीमेंट्स पे होते हैं। क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, तो ये जो शुरू में बच्चे माँ का दूध पीते हैं, इनकी हड्डियां कंपैरेटिवली उन बच्चों से बेहतर होती हैं जो, क्योंकि शुरू में जब बोन स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जारी बात है, तब तो माँ का दूध एक बड़ी इंपॉर्टेंट, देखें असर होता है। देखें इसकी तो मैंने कोई इस पे रिसर्च नहीं की हुई, लेकिन ऑब्वियसली एक नेचर है, जो भी नेचर की चीज है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, जरा कॉलर ले लें, फिर सवाल ऐड कर लेंगे। नसरुल्लाह है कराची से, मुफ्त मशवरा मिल जाएगा ना उनको। नसरुल्लाह, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, बिल्कुल। शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। क्या डॉक्टर साहब से क्या बात करना चाहेंगे? कोई इशू है आपका? अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? सब खैरियत? थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जो मसला है ना वो बैक पेन का है, लोअर बैक का, जैसे L4-S1 है, L4-L5-S1 का है। तो सबसे जो मसला जो पहला जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, कुछ कहते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, कुछ कहते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाएं। तो ये इशू, मैं हालांकि न्यूरो के पास भी गया, मैं ऑर्थो के पास भी गया, मैं कैरोप्रैक्टर भी करवाई, मैंने फिजियोथेरेपी भी कराई, मैंने मेडिसिन भी ली, लेकिन उससे वो एक वक्ती फर्क पड़ता है, मुझे कोई मतलब कि मुस्तकिल फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा। अब तो मेरा मसला कोई क्रॉस क्वेश्चन है आपका इनसे? ठीक है नसरुल्लाह, सुनते रहे आप नसरुल्लाह, जवाब ले लेते हैं। जी, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे मरीज की ना अवेयरनेस इतनी नहीं होती कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं। ये पिंडी इस्लामाबाद में भी है। जो बैक एक है और जो ये L4-L5 डिस्क का प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो अगर मैं यूके में ट्रेंड हुआ तो वहाँ पे हम एज ऑर्थोपेडिक सर्जन लो बैक के मसाइल, ये बैक एक्स और ये सारी हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि स्पाइन भी करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने स्पाइन नहीं की होती, ट्रेनिंग यहाँ पे रोटेशन नहीं की होती। काम ऑर्थोपेडिक का ही है, लेकिन काम ये ऑर्थोपेडिक में, जैसे मैं सिस्टम का बता रहा हूँ, वेस्टर्न सिस्टम में, यूएस में इनिशियली वो हम करते हैं। मैं स्पाइन पे ऑपरेट नहीं करता क्योंकि मैंने स्पाइन की जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की है, एंड आई डोंट फील कैपेबल कि मैं 6 महीने के बाद वो कर दूँ। ऑल्दो के जो यहाँ पे मेरी जो स्पेशलिटी है वो हिप, नीज एंड शोल्डर्स है, जो मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करता हूँ और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज करता हूँ। तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से जो जवाब है कि ये इनको पाकिस्तान में न्यूरोसर्जन्स भी देखते हैं और कराची में भी आई नो फ्यू ऑफ देम जो ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स हैं, उन्होंने स्पेशली स्पाइन की ट्रेनिंग भी की हुई है। ठीक है। वो देखते हैं। तो जो इनका प्रॉब्लम दर्द नहीं जा रहा, मरीज हमारा बेचारा हर तरफ जाता है, कारोप्रैक्टर से लेके फिजियोथेरेपी वाले भी कहते हैं कि जी नहीं सब ठीक हो जाएगा, इधर आ जाए हमारे पास आ जाए, कोई ऑपरेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि एक दर्द को हम डिफाइन करें कि किस टाइप का दर्द है जिसके हवाले से हमें कंसर्न होना चाहिए, तो वैसे अगर बैठ के लैपटॉप पे ज्यादा देर काम करें, कंप्यूटर पे, क्या कोई ऐसा पेन भी है जिसको हम अगर सीरियस नहीं भी ले रहे तो सोके, या एनी काइंड ऑफ पेन जो कहीं पे हमें फील हो रहा है, हमें उसको सीरियस लेना है और उसको प्रॉपर्ली हमने प्रोब करना है कि क्या है? देखिए इमरान, पेन एक सिम्टम है ना, आप दर्द को सीरियस नहीं लेंगे तो किस चीज को सीरियस लेंगे? थकावट की वजह से, थकावट की वजह से। दिल के दर्द को सीरियस नहीं लेना, हड्डियों के दर्द को भी सीरियस लेना है। तो जैसे आयशा कह रही है ना, सिर्फ दिल के दर्द को हमने सीरियस नहीं लेना। देखिए ये इनिशियल सिम्टम है ना, आप इसको इग्नोर करते रहें, अगर तो 1-2 दिनों में आप ठीक हो जाते हैं, वेल एंड गुड, आप इग्नोर करके देखें। बट अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, खुदा न ख्वास्ता किसी को भी ट्यूमर हो गया है, मैं डरा नहीं रहा लोगों को, लेकिन आपको महीने से ही दर्द ही नहीं जा रहा, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, आप पेन किलर भी लेते हैं, आप सब कुछ का सही कर रहे हैं, फिर भी दर्द नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसकी तशखीस होनी चाहिए कि भाई ये दर्द क्यों है। तो दर्द को अच्छा मेरा सवाल वो अगेन कैल्शियम के बारे में जो बात करते हैं ना कि कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए बड़ा जरूरी है, ये बताएं कि कौन सी एज में दूध पीना जो है ना वो जरूरी है? लाइक बच्चों को, बड़ों को भी और बुजुर्गों को भी, ये भी बता दीजिए, और विटामिन डी के बारे में भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखें विटामिन डी और कैल्शियम दोनों मसल्स और बोन्स का मेटाबॉलिज्म चलाते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी जो मसल्स और बोन्स चलते हैं ना, उनमें ये एक इंटरलिंक्ड, एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है। तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? या तो आप डाइट से लेंगे जिसमें मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिश है, या अगर आप कोई कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ये होता है वो होता है, दूध अच्छा नहीं लगता, दही खा लें, मक्खन खा लें, चीज़ खा लें, सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारी डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना कैल्शियम है, और इसका विटामिन डी है। विटामिन डी सन एक्सपोजर से बनता है, जब हमारी स्किन एक्सपोज होती है सन अल्ट्रावायलेट रेज से वो बनता है, तो या फिर आप सप्लीमेंट लेते हैं। आपको क्वेश्चन ये था कि किस एज ग्रुप में? हर एज ग्रुप में ये चाहिए। देखें मसल्स और बोन्स की हेल्थ तो हर एज ग्रुप को चाहिए ना, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। तो आपको जो ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं आफ्टर आई वुड से अराउंड 45-50, जब
उनका जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उनकी बोन में मिनरलाइजेशन कम हो जाती है। उसको अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हड्डी कमज़ोर बुरबुरी हो जाती है, जिसके अंदर कैल्शियम इतना अच्छा नहीं होता, फॉस्फेट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस एज से पहले एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो उनको प्रोटेक्ट करता है, वो बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, वो उसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। और नंबर 2, इनटेक के अलावा ना एक्सरसाइज, आप जब भी ब्रिस्क वॉक करते हैं या जॉग या रन करते हैं, आपकी बोन्स में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म होता है कि वो आप ये समझ लें कि तोड़ फोड़ होकर मजबूत हो रही होती है। अपनी बोन्स को इस्तेमाल करें क्योंकि देखिए ब्लड फ्लो बढ़ेगा ना। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, एक तो लोग सिर्फ वॉकिंग को एक्सरसाइज समझते हैं, मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि आप वॉकिंग जरूर, दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड फ्लो के लिए। लेकिन आपने अगर शोल्डर मूव ही नहीं किया, मैं शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ, आर्थ्रोस्कोपिस्ट भी करता हूँ, आप कंधे उठाए ही ना, पूरे 2 साल आपने हाथ ऊपर नहीं उठाए, हाथ घुमाए नहीं, तो आपके जो टेंडन्स शोल्डर के अंदर हैं, स्पेशल टेंडन होते हैं, उनकी हेल्थ तो खराब होगी, वो यूज नहीं हुए। हम उसे कहते हैं एट्रोफी होना शुरू हो जाते हैं, फैटी उनमें इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है, जैसे कि मसल फैट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो एक्सरसाइज 30 मिनट्स वर्क का बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मौजूद ऐसा, इस पे बहुत देर तक और बात हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है, कम वक्त में आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। आई होप कि जी आपको डॉक्टर साहब की जो मालूमात उन्होंने फराहम की है, डॉक्टर अनवर कियानी हमारे साथ मौजूद थे, जो फराहम की आपको फ़ायदा होगा। द बेस्ट पार्ट इज चेंज योर लाइफ स्टाइल, वर्क ऑन योरसेल्फ, डू एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल अपना कम रखें जो हमारा बढ़ा ही रहता है अक्सर, तो लाइफस्टाइल की तब्दीली। गूगल के ऊपर डायग्नोस करने की कोशिश ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो सियाने के पास भी ना जाएं, गांव में सियाने भी होते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकता है। अच्छा, ऐसे हड्डी वाले डॉक्टर भी आपको नीम हकीम टाइप मिल जाते हैं ना, वो अक्सर हड्डियां तोड़ भी देते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं ताकि आपका मजीद नुकसान ना हो जाए। इसी पॉइंट पर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। वेलकम बैक। क्रिकेट के दीवानों के लिए बिलाशुबा आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि आज अफ्रीकी सीरीज, जिसका हमने तस्करा भी किया, फाइनल के लिए मैदान सज चुका है। आयशा जैसे सारे शायकीन दुआओं पे, जबकि मेरे जैसे सब शायकीन दवाओं पे यकीन रखते हैं। आप दुआ भी कीजिए अगर करना चाहते हैं, मैं तो सिर्फ दवा की तरफ 100% देने के बाद मैं ये कहती हूँ 100% दें, उसके बाद दुआ भी करें। यार ये दुआएं असल में आयशा इतनी हमारी नाकाम हुई है ना, नाकाम क्या कबूल नहीं हुई इस मामले में ना। जब भी हमने एफर्ट की, अच्छी गेम प्लान से गए तो कामयाब हुए, लेकिन चलो अल्लाह करे। अल्फाज पे गौर करें ना, पहले 100% देना है, पहले पूरी मेहनत करनी है, उसके बाद आप कहें कि अल्लाह मियां मैंने अपना 100% दे दिया, हुंड तू देख ली। बालाजी, आज ये मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। दोनों टीमें जो है ना वो उनका मोराल काफी अप होगा, स्पेशली पाकिस्तान का अच्छी विन के बाद। ट्रॉफी की शक्ल कितनी प्यारी है, अभी सीन ट्रॉफी की शक्ल मैंने रियली ग्रेट, हां बड़ी कूल है, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अच्छा खैर, पिछले मैच में हमने साउथ अफ्रीका को बड़ा जबरदस्त हराया था, इट वाज हिस्टोरिक विन, सबसे बड़ा चेज था हमारा, चौथी विकेट में सबसे बड़ी पार्टनरशिप लगाई थी हमने, और वो मिडल ऑर्डर जिसका नोहा हम पढ़ते रहते हैं यहाँ पे, उसमें भी हमने अच्छा प्रूव किया था सलमान और रिजवान ने। आज का मैच कैसा होने जा रहा है, क्या गेम प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम इस वक्त यासिर हमीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, खुद पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, जरा तजिया लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। सर थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ऑलवेज ग्लैड टू हैव यू सर। आपको पहले तो मुबारकबाद कि हम ट्राइलेटरल सीरीज के फाइनल में अनएक्सपेक्टेडली पहुंचे, उम्मीदें थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। कैसा फील है आपका आज इस बड़े मैच को लेकर यासिर? हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले जो पहला मैच, इसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, तो एकदम जिस तरह कमबैक किया, तो मैं समझता हूँ तो पाकिस्तान टीम का जो मोरल है बहुत हाई है, और ये जो विन है ये बड़ी जबरदस्त हिस्टोरिक विन मैं समझता हूँ कि ये परसों रात को दी है। और जिस तरह खेले हैं सलमान अली आगा और रिजवान, तो मेरे ख्याल से यही एक चीज जो थी ना वो इसकी कमी थी कि फिनिशिंग जो थी वो नहीं हो रही थी। पाकिस्तान काफी अरसे से मिडिल ऑर्डर में फिनिश नहीं कर पा रहा था, तो बहुत अच्छा फील करे। तो बड़ा आराम से इन्होंने रन चेस किए, मतलब 350 जो है ये पिछले 5 साल में सबसे बड़ा वनडे में चेज है, तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान टीम को चला गया कि पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा चेज है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया। तो
ये देखें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से। हमारी टीम भी तो अनप्रेडिक्टेबल ही है ना, हमने तो नाम ही ये रख दिया है यासिर। हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं कि हमारी टीम ही अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। जिस वक्त बहुत बुरी फॉर्म हो ना उस वक्त भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अब एक्सपेक्ट आप किससे कर रहे हैं? लाइक ओपनर से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अब मिडिल ऑर्डर ने भी करके कुछ दिखा दिया है, तो मिडिल ऑर्डर भी जो है ना अब हमारे लिए थोड़ी उम्मीदों का जरिया हो सकता है, या फिर अच्छा ओपन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आज के लिए, स्पेशली न्यूजीलैंड जब सामने है? देखिए स्टार्ट तो बहुत जरूरी है ना देना। अच्छा स्टार्ट हम पिछले मैच में देखे, अच्छा स्टार्ट दिया तो हमने ये रन चेज किए। अगर 12 ओवरों में हम 100 ना करते तो ये रन हम चेज नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से एक तो फखर की जो फॉर्म लगी हुई है वो बहुत अच्छा साइन है कि लेकिन पहले ये लास्ट मैच में शुरू में तो मायूसी आ गई थी ना, जब 90 के करीब स्कोर के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने आके थोड़ा सा संभाला दिया। बिल्कुल, देखिए जो मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्मेंस दी है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, मतलब उसे तो आप कह सकते हैं कि यार इस तरह की परफॉर्मेंस नंबर 4-5 पे कभी नहीं पाकिस्तान ने दी। ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो पार्टनरशिप है 260 की, ये भी हाईएस्ट पार्टनरशिप है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीजें हुई हैं ये लास्ट मैच में। और रिजवान को मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने बिलीव अगेन, ही शोड बिलीव, उसने अपने ऊपर बिलीव किया है और उसने फिनिश करके आया। और साथ में सलमान ने बड़ी कॉम्पैक्ट इनिंग खेली है, बड़ा कूल कंपोज्ड, और मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है बड़ा ही अच्छा जो है फायदा देगी हमें चैंपियन ट्रॉफी में, जो कॉन्फिडेंस है बैटिंग लाइन में। थोड़े से हमारे अभी जो लूप होल्स है उसमें उस पर चले हम बात करनी चाहिए लाजमी। जी करें हमारे जो स्पिनर्स है वो मैं समझता हूँ कि वीक लिंक नजर आ रहा है मुझे, कि जो एक आध जो स्पिनर हम लैक कर रहे हैं तो वो कहीं पे हमें हर्ट कर सकता है। क्योंकि आप देखें साउथ अफ्रीका के भी अच्छे स्पिनर्स हैं, महाराज ने अच्छे बॉल किए, फिर न्यूजीलैंड के हमने देखे वो सटनर ने अच्छे बॉल किए, वो रविचंद है। हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। कुछ दिल शाह है, वो देखे अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके अच्छे बॉल कर रहे हैं, बट अगेन मैं समझता हूँ कि हमें एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, रेगुलर स्पिनर चाहिए। जो यासिर इसमें क्या चॉइस हो सकती है लेफ्ट आर्म में जो आप रेफर कर रहे हैं? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, जितने भी ऑलमोस्ट 5-6 क्रिकेटिंग एनालिस्ट जिनसे हमारी बात हो रही है वो यही बात कर रहे हैं और वो मुसलसल इस पॉइंट की तरफ रेफर कर रहे हैं, खासतौर पे हमारी पाकिस्तानी विकेट्स को देखते हुए। तो क्या बेहतर चॉइस हो सकती है इन केस इफ वी वर सपोज्ड टू गो फॉर इट? देखिए अभी हमारी रिसेंटली टेस्ट मैचेस हमें जिताया है, नुमान ने जिताया है, साजिद ने जिताया है। मेरे ख्याल से इन दोनों को 15 का हिस्सा होना चाहिए था। क्योंकि एक प्रेशर आप बिल्ड कर लेते हैं इंटरनेशनली, आप अपनी एक लाइमलाइट में होते हैं, वो वर्ल्ड नंबर 1 में आए हुए रैंकिंग में, तो आप इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाते? ये आपको बड़ा टूर्नामेंट है। देखिए जो बैट्समैन है ना वो थोड़ा रिस्पेक्ट करके खेलते हैं, 7 परफॉर्मेंसेस चल रही होती है तो बॉलर को रिस्पेक्ट देते हैं कि यार ये देखो इसके नाम चल रहा है, इसको देख के खेलना। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हम लोग ये स्ट्रिक्ट या फिर बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि साजिद जो है ना अगर विकेट बहुत ज्यादा टर्न कर रही होगी, विकेट सपोर्ट कर रही होगी, देन ही कैन प्ले वेल, अदरवाइज उनको साथ रखा जा सकता है कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लिया जाए। आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बात ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस एट द मोमेंट। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि जब प्लेयर की चीजें अच्छी हो रही होती है, फॉर्म जब देखें अब बाबर आजम को इस टाइम सो हार्ड कि वो रन करे, लेकिन वो एक जैसे ही अपने माइंडसेट को चेंज करता आउट हो जाता है। ऐसे यू नो जब वो शुरू में आता है बहुत कॉन्शियस होते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा जब रिलैक्स होते हैं तो उनको बॉल अच्छा पड़ जाता है, शॉट गलत मार लेते हैं। तो ये फॉर्म जो है ना बड़ा मैटर करती है क्रिकेट में। यासिर ये बाबर के फॉर्म को लेकर हम इतना कंसर्न है, आप और हम बहुत से शोज में बाबर, वी नो व्हाट काइंड ऑफ क्लास दैट गाय हैज। आप तो खुद बड़े स्पेशलिस्ट बैटर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या है ये बैट पैच कब तक आपको नजर आता है बाबर के ऊपर, ये काले बादल? वी सो वांट कि बाबर परफॉर्म करें, रन्स करें। बिल्कुल, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी तो हम बात कर रहे थे, तो यही बात कर रहे थे हम। देखिए बाबर आजम अभी भी स्टिल ही इज मतलब फास्टेस्ट टू गेट 6000, थोड़े से रन रहते हैं, तो नथिंग अगेंस्ट हिम। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उन्होंने उनकी क्लास नहीं है या, बट थोड़ा सा ये पैच आता है, हर प्लेयर पे आता है, थोड़ा सा इनका लंबा हो रहा है, थोड़ा लिंगर हो रहा है। मेरे ख्याल से ये इनको थोड़ा सा इस चीज में ना कॉन्शियस होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, पिच पे
कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सिंगल। यासिर भाई, वन क्विक आंसर आज के मैच को लेकर, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, प्लेयर हैं, आज का मैच क्या गेम स्ट्रेटजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? टॉस कितना मैटर करेगा, पहले खेलना कितना मैटर करेगा कराची में? देखिए मेरे ख्याल से टीम बैटिंग सेकंड विल नॉट माइंड, क्योंकि ड्यू का फैक्टर हमने देखा है पिछले मैच में बिल्कुल फ्लैट हो गई थी पिच और ड्यू ने बहुत हेल्प किया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चेस पे ही जाना चाहिए अभी। और थोड़ा सा बॉलिंग में स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। कोई शायद एक आध चेंज अगर होती है तो जरूर करें, क्योंकि 80-80 तो 70-70 मेरे रन, तो अगर उसको रिप्लेस करके कोई और बॉलर लाते हैं तो मेरे ख्याल से वो शायद कोई अच्छा कर जाए। तो मेरे हमें भी इंतजार है यासिर, हमें भी इंतजार है यासिर, देखना है कि स्ट्रैटेजी क्या बनती है, स्पेशली केन विलियमसन और फिलिप्स का क्या किया जाता है पाकिस्तानी टीम की जानिब से खेल के मामले में। थैंक यू सो मच यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद है। आज के मैच का आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। आई होप ये मैच बहुत अच्छा हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। क्या आप भी बिजली के बिलों से हमारी तरह बहुत परेशान हैं? कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और वो तमाम लोग जो इस उम्मीद में रहते हैं कि शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल आ जाए और वो ये बिजली की कीमतें थोड़ी सी कम कर दे ताकि हम एक एसी चला सकें, उनके लिए उम्मीद की किरण वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान कर दिया। वो क्या ऐलान है? वो ऐसे आया है ना, क्या आप भी बिजली की कीमतों से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं आपका बिल कम आए? तो इसका हल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास। अब उन्होंने क्या हल दिया, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी रिलीफ की उम्मीद आवाम के लिए पैदा हुई है। जो सिर्फ उम्मीद है, वैसे ये बता दें कोई ऐलान नहीं हुआ, यकीन से हम नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, आपको मालूम है उनके दरमियान एक आम मुलाकात हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा था कि बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी कम कर दें, हम एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे, जिस पर मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से गुफ्तगू भी हुई थी यहाँ पे। और IMF ने पाकिस्तान का जो इस्लाहती एजेंडा है, जो इक़दामात हैं, उनको सराहा था। उन्होंने कहा कि यस वी नो कि आप ठीक कर रहे हैं, मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा गो अहेड ले लिया IMF से। उन्होंने कहा कि आप ले आए, हमारे पास क्या फार्मूला है कीमतें कम करने का, तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये बता देते हैं कि IMF से क्यों बात करनी पड़ी, क्योंकि पॉलिसीज जब आपको बनानी पड़ती है ना अपनी, आप IMF से कर्ज ले रहे हो और उसके बाद अपनी पॉलिसी बनानी है, तो IMF की शराइत को मद्देनजर रखना पड़ता है, तो इसलिए IMF से बात करना जरूरी था। बहरहाल अब गो अहेड मिल गया है जैसा इमरान ने कहा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई छोटा सा गो अहेड बिजली की कीमतें कम होंगी और क्या इतनी कम होंगी जिससे हमारी थोड़ी सी हमें रिलीफ वाकई में फील भी होना शुरू हो जाए। इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मारूफ माहिर मईशत हैं फरहान बुखारी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। ये जानते हैं कि अभी जो बातचीत चल रही है IMF के साथ, वो किस हद तक जो है ना हमारे लिए अच्छी हो सकती है हमारी मईशत के लिए। थैंक यू सो मच फरहान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी उम्मीद की बात की जा रही है कि बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं, ये बता दें कि होंगी या नहीं होंगी, आपको क्या लगता है? जी बहुत शुक्रिया। असल में इस हुकूमत का कुछ रिकॉर्ड इतना नाकाबिले एतबारी कर रहा है कि आगे के बारे में कहना कबल वक्त है और थोड़ा मुश्किल है। इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत को जो बहुत बड़ा झटका लगा है, एक बहरान की कैफियत है, उसका पस मंज़र एक ये भी है कि पिछले साल हुकूमत ने इसी पार्टी की नून लीग की पंजाब में जो हुकूमत है, उन्होंने किसानों से एक वादा किया था। गंदम की कीमतें अलल ऐलान मंजर आम पे आई थी, उसके बाद वो कीमत नहीं दी, गंदम की कीमत क्रैश कर गई और किसानों को जो उम्मीद थी कि 3,900 4,000 रुपये फी मन के हिसाब से वो अपनी जिन्स बेच सकेंगे, वो 2,600 2,700 रुपये फी मन के हिसाब से फिर उन्होंने आगे बेची, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस किस्म की जो मामलात हैं और ख़ास तौर पे गंदम की कीमत में जो क्रैश हुई है इस हुकूमत की पॉलिसी फेलियर की वजह से, उसके बाद एतबार तो किया नहीं जा सकता। जब होगा तो देखेंगे, अगर किसी तरह ये कम कर लेते हैं तो अच्छा फरहान साहब, लोगों को एक IMF के बारे में हमेशा मिलेगा, लेकिन IMF के बारे में हमेशा से हमारा ये तासुर मौजूद है कि अगर आप उन्हें किसी चीज़ पे कन्विंस कर पाएं अपनी मईशत को लेकर, क्योंकि जाहिर बात है वो हमारी मईशत की वही पिक्चर समहाउ देखते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स या हमारे वफूद के थ्रू उन तक पहुंचती है। एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि जी उनके अगर 15 PhD सामने बैठे हुए हैं तो हमारे शायद 1-2 PhD रेस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उनके मुज़ाकरात उनके साथ कर रहे होते हैं। अगर मुकदमा आप सही से प्रेजेंट करें तो आप उनको बनवा सकते हैं। यही बात उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी की है कि आप प्रपोजल ले आए, हम देख लेते हैं। वो प्रपोजल क्या हो सकता है कीमतें कम करने का? बीइंग इकोनॉमी एक्सपर्ट बताइए।
भाई बात ये है कि जहाँ पे नियतों का फुकदान हो वहाँ पे आप क्या कहेंगे। इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शाह खर्चियों को कम करने की, ख़त्म करने की। मसलन अभी हाल ही में आपने सुना होगा FBR के हवाले से कितनी तशहीर हुई कि 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ ले रहे हैं। वो जब मीडिया पे ख़बर आई, शोर शराबा हुआ, तो उसके बाद उसमें फिर एक और इत्तला आई है कि वो शायद फ़िलहाल वो मामला रुक गया है। जब तक कि आप ये तस्लीम नहीं करेंगे कि मुल्क में आम लोगों का ना सिर्फ ये कि एक बहरान है आम लोगों के लिए, बल्कि उस बहरान को काबू करने की एमरजेंसी बुनियाद पे ज़रूरत है, तब तक तो आपकी सिमत, मुल्क की सिमत तो ठीक नहीं होगी, सिर्फ बातों से नहीं होगी, ये एक्शंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो प्लान कोई है आपके जहन में? दो कि यू आर नॉट एनर्जी एक्सपर्ट, आप इकोनॉमी को ओवरऑल देखते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लान हो सकता है, कोई मैकेनिज्म जो हम IMF के सामने रखें कि जी इस बेस पे हमें अपनी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो आप ना बढ़ाने दें, कम करें, कोई और उनको ऑल्टरनेटिव हम विंडो ऐसी दे दें, क्योंकि उनको तो अपने पैसे को डिफेंड करना है, कोई विंडो दे दें कि हम आपके पैसे यहाँ से पूरे कर देंगे, इधर से हमें रिलीफ देने दें, कुछ ऐसा है हमारे पास? एनर्जी का मामला ये है कि जो ठोस इकदाम की ज़रूरत है फ़िलहाल वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिजली के हवाले से ये मुतवातर ख़बरें माजी में आई हैं, आपने भी देखी होंगी कि लाइन लॉसेस बड़ी होती हैं पाकिस्तान में 30% तक, यानी बिजली जो सिस्टम में जाती है वो सार्फिन तक जब तक पहुंचती है तो 30% तो वो रास्ते में ही, चाहे वो सिस्टम आपका इनएफिशिएंट है, चाहे वो चोरी चकारी है, चोरी चकारी की भी माजी में बहुत खबरें आई हैं। फिर आपका एक सर्कुलर डेट भी है, वो तवानाई के हवाले से वो एक घन चक्कर, एक बहुत बड़ा कर्जा जो कि आपको देना है। तो जब तक कि आप इस किस्म के कामों को, इस किस्म के मामलात को काबू नहीं करेंगे, मसलन लाइन लॉसेस के बारे में ये जो फिगर है 30% से ज़्यादा, ये मैंने पहली दफ़ा आज से 20 साल पहले सुना था। अब ये हम 2025 में, ये 2004-5 की खबर है। तो अब क्यों नहीं हुआ पिछले 20 साल में? बिल्कुल ऐसे हमें दोबारा से इस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन फरहान साहब एक चीज़ समझाइएगा थोड़ा सा, बीइंग सीनियर थोड़ी सी रहनुमाई करिएगा कि IMF के साथ जो निगोशिएशंस हैं वो कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं बिजली की कीमतों से, क्योंकि IPPs के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं वो IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हुए हैं उनकी वजह से बढ़ी हुई हैं। तो कितना हमें सीरियस इस मामले को लेना चाहिए कि IMF से क्योंकि बात हो गई है अब कीमतें कम हो जाएंगी, दूसरी तरफ IPPs के साथ मुआहदे तो अभी तक हैं। जी, IPPs के साथ कुछ मुआहदे बहरहाल वो रीनिगोशिएट भी हुए हैं। जी। आपने खबरें देखी होंगी, कुछ जगहों पे ये जो पेमेंट्स हैं उन कैपेसिटी पेमेंट्स और दूसरी पेमेंट्स को कम करवाया गया है, और वो पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक मुस्बत कदम तो हुकूमत कहती है कि है। लेकिन उसके अलावा जो असल में जो तूफ़ान है वो इतना बड़ा है कि आप उसके ऊपर फटियां लगा के अपने दरवाजे वक्ती तौर पे तो शायद, या खिड़कियां अपनी वक्ती तौर पे तो शायद कुछ बचा लें, लेकिन वो जितने ज़ोर से वो तूफ़ान आ रहा है वो ऐसा है कि उससे फटियों लगा के उससे काम नहीं होगा आपको। अच्छा, लेकिन फरहान साहब वन मोर क्वेश्चन, और उसी कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी टू कट यू, टाइम चूंकि कम है लेकिन मैं चाहता हूं आप इसका जवाब अगर दे सकें। हमारे पास कोई और ऐसा क्वेश्चन है जिससे हम कोई 40-50 अरब 60 अरब निकाल लें और IMF को कह दें कि देखिए हम वो पैसे जो हमारे टैक्स रेवेन्यू का हदफ है यहाँ से हम ले लेंगे, बिजली में हमें टैक्सेस कम करने दें, चूंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो वहीं पर आ रही है जो हम पैसे टैक्स की मद में ले रहे हैं, और वहीं पर रिलीफ भी मिल सकता है। कोई विंडो है इस वक्त हमारे पास? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट जितनी विंडोज है उनमें दरवाजों जितना टैक्स तो निकाल रही है विंडोज में से हुकूमत, तो और क्या है? विंडोज बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत कड़वी गोली खाने को तैयार है कि नहीं, ये बड़ा मामला है। डेवलपमेंट के नाम पे आपने देखा होगा माजी में अरबों रुपए की रकम पार्लियामेंटेरियंस को गई है, उनके जरिए से, यानी जो कि पार्लियामेंटेरियंस का काम एक आइडियल जमहूरी माशरे में होना नहीं चाहिए। आप आए अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके मसले मसाइल पे असेंबलियों में आके बात करें, चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो, वो साथ ही साथ एक डेवलपमेंट का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। पार्लियामेंटेरियंस का क्या काम है कि अपने अपने इलाकों में जनाब सड़कें और चीज़ें वो बनवाने के लिए बजट की एलोकेशन उनके ज़रिए से हो, ये एक मिसाल है। उसके अलावा जो शाह खर्चियों वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन इन दिनों में आपने सुना होगा ये जो नई एक्सप्रेस वेज की बात हुई है, ख़ासतौर पे 4-5 एक्सप्रेस वेज हैं पंजाब की,
इस किस्म के मामलात को बिल्कुल इस वक्त तो आपको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप ये कह रहे हैं बुनियादी साहब, आप ये कह रहे हैं कि फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और बजट एलोकेशन को बेहतर करके हम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं बिजली के बिलों के। और इस सेगमेंट के खत्म होते साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात जरूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।